हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम व्याख्या करने में ध्यान देने योग्य वाक्य या बातें की व्याख्या करते समय हम कौन कौन सी बातों को ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर बच्चे व्याख्या तो करते हैं लेकिन उनमें या तो वो रट रट के रखते हैं या तो फिर वो गलत करते हैं। खासकर जो गद्यांश का गद्य की जो व्याख्या है वो तो बच्चे या तो प्रश्न को ही छोड़ के चले आएंगे या तो वो गद्यांश की व्याख्या करेंगे तो गलत ही करके आते हैं। अक्सर कॉपियों में देखी जाती है तो वहाँ पर गलत ज़रूर मिलता है। तो आज हम व्याख्या करने में कौन कौन सी बातें को ध्यान रखना है उस बातों को आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे व्याख्या की जाती है। इसमें मुख्य रूप से व्याख्या क्या है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। व्याख्या करते समय किन बातों को ध्यान दें इसको ध्यान रखेंगे और व्याख्या के कितने अंग होते हैं इन सबको हम आज इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल ट्रिकी हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मेरे एफबी पेज विनोद टिकी हिंदी साहित्य विनोद, इसमें आप जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है। इंस्टाग्राम विनोद राज 5427 में भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं व्याख्या। व्याख्या क्या है? गद्य पद्य में व्यक्त भावों अथवा विचारों को विस्तार पूर्वक लिखने को व्याख्या कहते हैं। मतलब गद्य जो पद्य होता है उसको हम जो व्यक्त भाव होते हैं, जो लेखकों के कवियों के जो विचार होते हैं उनको हम विस्तार पूर्वक से लिखें। वो संक्षिप्त रहता है, संक्षिप्त को विस्तार रूप कर देना ही व्याख्या कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो व्याख्या किसी भाव या विचार के विस्तार और विवेचन को कहते हैं। ठीक है ना। व्याख्या में पद निर्देश, अलंकार, कठिन शब्दों का अर्थ तथा समानांतर पंक्तियों से तुलना आवश्यक है। व्याख्या ना भावार्थ है और ना आशय। इन दोनों से भिन्न है। नियम भी भिन्न है। व्याख्या किसी विचार या भाव के विस्तार और विवेचन को कहते हैं। इससे परीक्षार्थी को अपने अध्ययन, मनन और चिंतन के प्रदर्शन की पूरी स्वतंत्रता रहती है। ठीक है ना। अब देखते हैं व्याख्या के प्रकार। व्याख्या में सबसे पहले आता है प्रसंग निर्देश। निर्देश व्याख्या का अनिवार्य अंग है। इसलिए व्याख्या लिखने के पूर्व प्रसंग का उल्लेख कर देना चाहिए। पर प्रसंग निर्देश संक्षिप्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए। परीक्षा भवन में व्याख्या लिखते समय परीक्षार्थी प्रायः 2-2 या 3-3 पृष्ठों में प्रसंग लिखे निर्देश करते हैं। अक्सर ये 9th के बच्चे ज़्यादातर करते हैं, 9th और 10th के, क्योंकि उनको व्याख्या की जानकारी नहीं रहती। क्योंकि 8वीं तक क्या होता है कि व्याख्या लिखने के लिए उतना नहीं आता, तो यहाँ वो गलती ज़रूर करते हैं और कभी कभी मूल भाव से दूर जाकर लंबी चौड़ी भूमिका बांधने लगते हैं। यह ठीक नहीं है। उत्तम कोटि की व्याख्या में प्रसंग निर्देश संक्षिप्त होता है। ऐसी कोई भी बात न लिखी जाए जो अप्रासंगिक हो। अप्रासंगिक बातों को ठूस देने से अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। अतः परीक्षार्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्याख्या में कोई बात फिजूल और बेकार न हो। प्रसंग निर्देश विषय के अनुकूल होना चाहिए। तो ये रहा प्रसंग निर्देश। व्याख्या में मूल के भावों और विचारों का समुचित और संतुलित विवेचन होना चाहिए। यहाँ परीक्षार्थी को अपनी स्वतंत्र बुद्धि और विद्या से काम लेने का पूरा अधिकार है। विषय के विवेचन में विचारों के सत्य असत्य का निर्णय किया जाता है। इसलिए विचारों का विवेचन में विचारों के सत्य असत्य का निर्णय लिया जाता है। इसलिए विचारों का विवेचन करते समय छात्र को विषय के गुण और दोष दोनों की समीक्षा करनी चाहिए। यदि वह चाहे तो उसके एक ही पक्ष का विवेचन कर सकता है। इसलिए अच्छी व्याख्या में विचारों या भावों का संतुलित विवेचन अपेक्षित है। मतलब उन दोनों का संतुलित होना चाहिए, उनका तालमेल दोनों का अच्छी तरह से बना रहना चाहिए। यदि छात्र मूल के भावों से सहमत है, यदि जो मूल भाव है उस भाव को लाने में सहमत है तो उसे उसकी तर्क संगत पुष्टि करनी चाहिए। फिर उससे वो क्या करना चाहिए? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसमें कुछ अपना विवेचन कर सकता है। और यदि असहमत है तो उसका खंडन भी कर सकता है। यदि वो असहमत है, उस बात से वो सहमत नहीं है, तो क्या करे? उसका खंडन करके अपना विचार डाल सकता है। व्याख्या में खंडन मंडन से पहले मूल के भावों का समान अर्थ
अथवा भावार्थ लिख देना चाहिए ताकि परीक्षक यह जान सके कि छात्र ने उसका सामान्य अर्थ भली भांति समझ लिया है। व्याख्या में भावार्थ अथवा आशय का इतना ही काम है। भावार्थ के बाद विषय का विवेचन होना चाहिए। व्याख्या लिखने के लिए पहले लंबी लंबी पंक्तियां दी जाती थी, लेकिन अब एक दो पंक्तियां भावों का अवतरण दिया जाता है। इन दो तरह के अवतरणों की व्याख्या लिखते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जब कोई बड़ा सा अवतरण व्याख्या के लिए दिया जाता है तब समझना चाहिए कि इसमें अनेक विचारों का समावेश हो सकता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को अवतरण के मूल और गौण भावों की खोज करनी चाहिए। इसके विपरीत जब एक दो पंक्तियों का अवतरण दिया जाता है तब छात्रों को उन्हीं शब्दों का विवेचन करना चाहिए जिनसे भाव स्पष्ट हो जाए। छोटे अवतरणों में भावों की अधिकता रहती है, व्याख्या में इन्हीं गूढ़ भावों का विस्तार होना चाहिए। सम्यक विवेचन के बाद अंत में कठिन शब्दों का अर्थ टिप्पणी के रूप में दे देना चाहिए। इस तरह व्याख्या समाप्त होती है। तो ये व्याख्या कैसे की जाती है, थोड़ा हम संक्षिप्त जानकारी, व्याख्या क्या है इसकी जानकारी हम प्राप्त कर लिए हैं। अब हम देखते हैं गद्यांश की व्याख्या कैसे करें। हिंदी विशिष्ट में या हिंदी की किसी भी पाठ्यक्रम में यह प्रश्न पत्र की 4 नंबर का होता है। एक 4 नंबर का पद्यांश का होता है, एक गद्यांश का। विशेष रूप से ये हम कक्षा 10 के रूप में लेकर चलते हैं, लेकिन ये आल जितनी भी कक्षाएं हैं उन सब के लिए हो जाएगी। व्याख्या करने के लिए यह प्रश्न होगा। अधिकांश बच्चे इस प्रश्न को छोड़ देते हैं या आधा अधूरा हल करते हैं। यह प्रश्न कठिन होते हुए भी सरल है। बच्चों को यह पता नहीं होता कि गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। सबसे पहले हमें क्या पता करना है, किस पाठ से लिया गया है, इसके रचनाकार या लेखक कौन है। इसलिए इसके लिए यह प्रश्न कठिन होता है, उनके लिए यह प्रश्न क्या होता है, कठिन हो जाता है। बच्चों की इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इस भाग में गद्यांश की व्याख्या की तैयारी हम कैसे करें पर लेख प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में दी गई अनुक्रमणिका को प्रतिदिन ध्यान से पढ़ें। इस खंड में पाठ का नाम और उसकी विधा एवं रचनाकार का नाम दिया जाता है। इस खंड से वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी के साथ साथ व्याख्या के अंग की भी तैयारी हो जाती, संदर्भ की भी तैयारी हो जाती है। ठीक है ना। कुछ पाठ ऐसे हैं जिनसे विगत वर्षों में थोड़ी अंतर से लगातार व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन पाठों को हम देखते हैं कौन कौन से। जैसे 10वीं कक्षा 10 में हम देखें तो मैं और मेरा देश, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, महापुरुष श्री कृष्ण, वासुदेव शरण अग्रवाल, परंपरा बनाम आधुनिकता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गेहूं और गुलाम राम, सच्चा धर्म, सेठ गोविंद दास, बैल की बिक्री, सियाराम शरण गुप्त, मातृभूमि का मान। ये जो पाठ हैं, यहाँ से इन पाठों से लगभग कुछ ही दिनों से प्रश्न पत्र देखा जाए तो इन्हीं पाठों से पूछा जाता है। तो इन पाठों को हम विशेष रूप से थोड़ा पढ़ लें अच्छे से। इन पाठों में व्याख्या के लिए आवश्यक अंश हैं, उन्हें चिन्हांकित करें, उनके मूल भाव को समझें। व्याख्या लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, सामान्य बातें जो हैं उन्हीं को देखें। सबसे पहले हम लिखते हैं पंक्ति संकेत। पंक्ति संकेत का मतलब है कि जो मान लो 3-4 लाइन की जो पंक्ति दी गई है, उस पंक्ति के 2-4 शब्द हम शुरू में लिख दे, फिर डैश डैश करके लास्ट के 2-4 शब्द लिख करके पूर्ण विराम लगा दे। ठीक है ना। उसके बाद हम लिखते हैं संदर्भ। संदर्भ में लिखना अत्यंत सरल है। संदर्भ जो लिखना अत्यंत सरल है। इसके अंतर्गत पाठ का नाम, शीर्षक और रचनाकार लेखक का नाम लिखते हैं। जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पुस्तक इसके इस पाठ से लिया गया है, इसके रचनाकार ये हैं, यही तो लिखा गया जाता है संदर्भ में। संदर्भ 1 नंबर का होता है, ये तो आप बन जाए अगर पाठ का नाम और रचनाकार याद है। प्रसंग, इसके अंतर्गत लेखक के द्वारा दिए गए गद्यांश में क्या कहना चाहता है, लेखक दिए गए गद्यांश में क्या कहना चाहता है उसका उल्लेख किया जाता है। ठीक है ना। आगे एक उदाहरण से हम समझेंगे। व्याख्या, इसके अंतर्गत गद्यांश में कही गई मुख्य बातों को अपने शब्दों में विस्तार के साथ व्यक्त किया जाता है। गद्यांश के मूल भाव को स्पष्ट किया जाता है। गद्यांश में प्रस्तुत कठिन शब्दों का सरलार्थ भी किया जा सकता है। विशेष फिर इसके बाद आता है चौथा, ये बच्चे छोड़ देते हैं अक्सर। मैं काफ़ी चेक करता हूँ तो देखता हूँ कि अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, इस भाग को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, जिससे तो 1 नंबर उनका ऑलरेडी कट जाएगा। इसके अंतर्गत गद्यांश की विशेष बात का उल्लेख करते हैं। गद्यांश के मूल भाव को एक वाक्य में व्यक्त करना, लेखक द्वारा प्रस्तुत भाषा की विशेषता व्यक्त की जाती है,
गद्यांश में प्रयुक्त भाषा के अनुसार यथा भाषा सरल एवं सुबोध है, भाषा तत्सम प्रधान साहित्यिक खड़ी बोली है, भाषा चुटीली और मुहावरेदार है, भाषा भाव की अनुगामिनी और अलंकृत है आदि ये लिख सकते हैं। यदि लिखना ही है तो अच्छा व्याख्या को अपने बनाना चाहते हो तो शैली के संबंध में विशेष लिखा जाता है। गद्य में प्रयुक्त शैली को ध्यान में रखते हुए यथा परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ में शैली की विशेषता इस प्रकार लिखी जा सकती है। वर्णात्मक और विवेचनात्मक शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। ये लेखक के परिचय में भी आ जाता है, ये अगर आप याद रखोगे तो। अब व्याख्या के लिए आवश्यक निर्देश। तो व्याख्या जो होती है इसकी लंबाई चौड़ाई के संबंध में कोई निश्चित सलाह नहीं दी जा सकती व्याख्या में। ठीक है, छात्रों को सिर्फ यह देखना है कि मूल भावों विचारों का समुचित और संतोषजनक विवेचन हुआ है या नहीं। इन बातों को ध्यान में रखकर अच्छी और उत्तम व्याख्या लिखी जा सकती है। इसके बजाय इसमें निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। पहला, व्याख्या में प्रसंग निर्देश अत्यंत आवश्यक है, मतलब संदर्भ प्रसंग होना अनिवार्य है। प्रसंग निर्देश संक्षिप्त हो, आकर्षक हो और संगत होना चाहिए, यानी कि जो पंक्ति दी गई है उससे मिलता जुलता होना चाहिए। व्याख्या में मूल विचार या भाव का संतोषपूर्ण विस्तार हो, मतलब जो भाव उस पंक्तियों में है उस पंक्तियों के मूल भाव का विस्तार करना है, यही तो व्याख्या है। अंत में शब्दार्थ लिखे जाए, यदि आप लिख सकते हैं, अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं व्याख्या को तो शब्दार्थ लिख दें। मूल के विचारों का खंडन और मंडन किया जा सकता है। मूल विचार है उनके खंड का छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके आप विशेष में लिख सकते हैं। मूल के विचारों के गुण दोषों का पर समान रूप से प्रकाश डाला जा सकता है। ठीक है ना। यदि कोई महत्वपूर्ण बात हो तो उस पर अंत में टिप्पणी भी देनी चाहिए। तो ये रही व्याख्या करने की मुख्य जो बिंदु हैं और हम कैसे व्याख्या करें। एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, कक्षा 10 से एक गद्यांश लिया गया है। महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं, उस कार्य को करने की भावना में है। बड़े से बड़ा कार्य ही हीन है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटे से छोटा कार्य भी महान है यदि उसके पीछे अच्छी भावना है। यहाँ पर पंक्ति संकेत मैंने नहीं टाइप कर पाया, तो पंक्ति संकेत आप लिख लेना है। पंक्ति संकेत में क्या लिखेंगे? महत्व किसी कार्य की विशालता डैश 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 यदि उसके पीछे अच्छी भावना है, पूर्ण विराम लगा दें। ये होगी आपकी पंक्ति संकेत। संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत के पाठ मैं और मेरा देश से अवतरित है। इसके रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि कार्य से अधिक महत्व उसके पीछे छिपी अच्छी भावना का होता है। यही प्रसंग में है, मतलब कार्य करने के से ज़्यादा इसमें किसकी भावना, किसका महत्व दिया जा रहा है? भावना का महत्व दिया जा रहा है, इसलिए इसमें भावना हम लिख दिए। अब देखते हैं व्याख्या कैसे। लेखक अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि किसी कार्य की महानता उस कार्य की विशालता से नहीं बल्कि उस कार्य को करने के मूल में छिपी भावना से है। कहने का आशय यह है कि जीवन में कोई भी कार्य इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होता कि वो बड़ा है, अच्छी भावना से किया गया छोटा कार्य भी उससे कहीं अधिक महान हो सकता है। यही तो व्याख्या है। अब विशेष में देखिए, कार्य नहीं कार्य करने की भावना महत्वपूर्ण होती है, इसे रेखांकित किया गया है। ये विशेष में हो गया। भाषा सरल सरस व सुबोध है। व्याख्यात्मक शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो ये रहा व्याख्या करने के क्या हो गए नियम, या व्याख्या कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, अभ्यास करें। फिर आपको कहीं अगर दिक्कत होती है तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।